आया हूँ न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए आज का सफर आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियाँ यूट्यूब पर नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मजेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। नताशा ने कार्तिक को गुस्से से देखा। झिझकते हुए उसने होंठ काटे और धीरे से पूछा, कार्तिक, तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुमने अमीर लड़के होने का नाटक क्यों किया? क्या तुम वापस जाकर खाना नहीं पहुंचा सकते? कार्तिक नताशा की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। असल में कार्तिक ने पहले ही सोच रखा था कि वह फेसबुक पर नताशा को जोड़ने के बाद सच्चाई बता देगा, ताकि देख सके कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अंजलि ने पहले ही उसकी ओर से सब पूछ लिया था। क्या खराब किस्मत है, नताशा ने गुस्से से कहा। उसने अपना बैग उठाया और जाने के लिए मुड़ी। नताशा, मत जाओ, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। जैसे ही नताशा जाने लगी, सिंडी ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। सिंडी, हम इतने सालों से रूममेट हैं, तुम्हें मुझे अच्छी तरह से जानना चाहिए। मुझे डिलीवरी मैन से मिलवाना ठीक था, लेकिन तुमने सच में उसके साथ मिलकर मुझसे झूठ बोला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी, नताशा ने ठंडे स्वर में कहा और बार से बाहर चली गई। सिंडी, तुमने इस मामले में थोड़ी ज्यादा कर दिया। अगर तुम नताशा को किसी आम आदमी से मिलवाती तो वह इतनी नाराज नहीं होती, लेकिन तुमने तो उसे कार्तिक जैसे लड़के से मिलवा दिया। यह वाकई। टियाना ने यह कहते हुए नताशा के साथ बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। अंजलि और उसके बाकी दोस्तों ने नताशा और टियाना को जाते हुए देखा। वे खुशी से मुस्कुराए और फिर शराब पीने और जश्न मनाने में लग गए। कार्तिक ने अंजलि के चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखा। वह परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह पहले ही अंजलि से रिश्ता खत्म कर चुका था। इसके अलावा जब वे साथ थे तब भी उसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। फिर भी वह अब उसके लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रही थी? सिद्धार्थ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस आदमी को बार में मत लाना। नताशा कभी डिलीवरी बॉय से दोस्ती नहीं करेगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, चीजें इस तरह बिगड़ गई हैं। क्या अब तुम खुश हो? सिंडी गुस्से से फटी पड़ी। उसके पास गुस्सा निकालने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सिद्धार्थ पर अपना गुस्सा निकाल दिया। सिद्धार्थ असहाय दिख रहा था। उसे कैसे पता होता कि चीजें इस तरह होंगी? और तुम, कार्तिक, तुम एक बेकार डिलीवरी बॉय हो। लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए अमीर लड़के होने का नाटक क्यों करते हो? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? सिंडी ने कार्तिक की ओर मुड़ते हुए कहा। तुमने ही तो मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आ जाऊं। मैंने खुद कभी नहीं कहा कि मैं यहां आना चाहता हूं, कार्तिक ने सीधे कहा। तुम, कार्तिक की बात सुनकर सिंडी चुप हो गई। आखिरकार उसने ही कार्तिक से आने के लिए कहा था। तुम्हारा कोई स्तर नहीं है, तुम हमेशा अकेले रहोगे, घिन आती है। यह कहकर सिंडी भी गुस्से में वहां से चली गई। कुछ लड़कियों के चले जाने के बाद मेज पर सिर्फ कार्तिक, सिद्धार्थ और सूर्यांश रह गए। सूर्यांश ने माहौल हल्का करने के लिए जल्दी से कार्तिक के पास जाकर कहा, कार्तिक, टेंशन मत ले, ये बस एक लड़की थी। अगर ये नहीं हुआ तो कोई और सही। मैं कुछ दिनों में तुम्हें नताशा से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की से मिलवाऊंगा। हाँ हाँ कार्तिक, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आज चीजें इतनी खराब हो जाएंगी। अगर मुझे पहले से अंदाजा होता तो मैं सिंडी और बाकी लोगों को यहां बुलाता ही नहीं, सिद्धार्थ ने अफसोस जताते हुए कहा। यह सब अंजलि में और बाकी लोगों की गलती है। हम सब सहपाठी हैं। क्या इस तरह से एक दूसरे की बेइज्जती करना जरूरी था? यहां तक कि एक अजनबी भी ऐसा नहीं करता। सूर्यांश ने अंजलि और उसके दोस्तों की ओर देखते हुए गुस्से में कहा।
तभी कार्तिक ने अचानक कहा, सिद्धार्थ, तुम्हें मुझे किसी गर्लफ्रेंड से मिलवाने की जरूरत नहीं है। मेरी तो पहले से ही मंगेतर है। क्या? कार्तिक, तुम्हारी मंगेतर है? सिद्धार्थ ने हैरानी से चिल्लाते हुए पूछा। हाँ, कार्तिक ने हल्के से सिर हिलाया। सच में? तुम्हारी मंगेतर का नाम क्या है? क्या वह इंडिया यूनिवर्सिटी से है? सूर्यांश ने उत्सुकता से पूछा। उसका नाम साक्षी सिंह है, कार्तिक ने जवाब दिया। वह नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ और सूर्यांश उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा चिंता करें, इसलिए उसने उन्हें सगाई के बारे में बता दिया। साक्षी सिंह? सूर्यांश का चेहरा अचानक हैरानी से भर गया। सिद्धार्थ ने भी तुरंत चौंकते हुए पूछा, क्या तुम फिलिप्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन की बेटी की बात कर रहे हो? कार्तिक ने उनकी प्रतिक्रिया देखकर पूछा, क्या तुम दोनों उसे जानते हो? सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, जहां तक मुझे पता है, इंडिया में साक्षी सिंह नाम की एक लड़की जरूर है, लेकिन वह फिलिप्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन की बेटी है। शायद तुम किसी और के बारे में बात कर रहे हो। सूर्यांश हंसते हुए बोला, भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर कार्तिक की मंगेतर फिलिप्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन की बेटी होती तो वह हमारे साथ यहां बैठकर शराब क्यों पी रहा होता? नाम बस एक जैसा होगा। हाँ, सही कहा, यह महज एक इत्तेफाक होगा, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिलिप्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन की बेटी साक्षी अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए जानी जाती थी। वह बेहद अमीर थी और उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि सैकड़ों लड़के उसके पीछे थे। सिद्धार्थ और सूर्यांश को यह यकीन नहीं हो रहा था कि वह कार्तिक की मंगेतर हो सकती है। कार्तिक, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मंगेतर है? सिद्धार्थ ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर पूछा। हाँ, अगर पहले बता दिया होता तो हम तुम्हें किसी और से मिलवाने की कोशिश ही नहीं करते, सूर्यांश ने कहा। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला, कार्तिक ने असहाय होकर जवाब दिया। ओह, ठीक है, लेकिन जब मौका मिले अपनी मंगेतर को हमारे साथ मिलवाने के लिए जरूर बुलाना, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। ठीक है, कार्तिक ने सिर हिलाया। दूर बैठे अंजलि और उसके दोस्तों ने यह बातचीत सुनी। जब उन्हें पता चला कि कार्तिक की मंगेतर है तो उनके चेहरे पर एक अलग ही नफरत झलकने लगी। कार्तिक जैसे हारे हुए इंसान को मंगेतर मिल गई? कौन बेवकूफ उससे शादी करना चाहेगा? मैं ने गुस्से में बुदबुदाते हुए कहा। हे, तुम उसकी बात पर कैसे यकीन कर सकती हो? उसे अपने घमंड की वजह से तकलीफ हो रही होगी। दिखावे के लिए वह झूठ बोल रहा है। कितना बेशर्म है, रश्मि ने मुंह बनाते हुए कहा। सही कहा, कार्तिक जरूर शेखी बघार रहा होगा, अंजलि ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अंजलि, तुम्हारा कार्तिक से ब्रेकअप होने के बाद वह हमेशा पागलों जैसा व्यवहार करता रहता है और अब तो और भी ज्यादा शेखी बघारने लगा है। मुझे लगता है कि वह अभी तक तुमसे उबर नहीं पाया है, मैंने धीरे से कहा। तो क्या? मैं उसके जैसे हारे हुए इंसान के साथ समय बिताने के लिए अंधी थी। अब तो कोई चांस ही नहीं है। आयुष उससे बहुत बेहतर है, वह अमीर भी है और केयरिंग भी। अंजलि ने जानबूझकर आयुष की बाहों में आते हुए दिखावा किया। इधर कार्तिक, सिद्धार्थ और सूर्यांश ने आपस में काफी देर तक बात की। जब उन्होंने देखा कि बहुत देर हो चुकी है तो वे बार छोड़कर घर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही कार्तिक उठने वाला था, उसका फोन बज उठा। वह थोड़ा चौंक गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर देखा। फोन पर जो नाम था उसने उसे हैरान कर दिया। साक्षी सिंह। ये वही साक्षी सिंह थी जिससे वह पिछली बार न्यू सेंचुरी रेस्तरां में मिला था। उनके बीच नंबर का एक्सचेंज हुआ था, लेकिन उसने कभी कॉल करने की पहल नहीं की थी। क्या साक्षी इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रही है? कार्तिक बुदबुदाया। सिद्धार्थ ने भी स्क्रीन पर साक्षी सिंह का नाम देखा और हंसते हुए बोला, भाई, तुम्हारी मंगेतर कॉल कर रही है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? हाँ,
जल्दी से जवाब दो, सूर्यांश ने भी मजाक में कहा। थोड़ी झिझक के बाद कार्तिक ने कॉल रिसीव किया। हेलो, अभी कहां हो? साक्षी ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं शाम में हूं, क्या हुआ? कार्तिक ने धीरे से जवाब दिया। ठीक है, वहीं रुकना, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं, साक्षी ने सीधा कहा और कार्तिक के जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया। फोन कटने के बाद कार्तिक असहाय महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साक्षी इतनी रात को क्यों मिलने आ रही है। क्या बोली तुम्हारी मंगेतर? सिद्धार्थ ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, चलो अब चलते हैं, कार्तिक ने उदासीनता से कहा और मुड़कर जाने लगा। कार्तिक अपनी असली पहचान छिपाना चाहता था। वह जानता था कि अगर उसने सिद्धार्थ और सूर्यांश को बताया कि साक्षी थोड़ी देर में यहां आने वाली है तो वे उसे रोकने की जिद करेंगे, और अगर उन्हें पता चल गया कि यह वही साक्षी सिंह है तो उसकी पहचान का राज खुल जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि पहले बार छोड़ दे और फिर चुपके से वापस आ जाए। सिद्धार्थ और सूर्यांश ने देखा कि कार्तिक कुछ परेशान है, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा और उसके पीछे पीछे बार से बाहर चले गए। कुछ मिनट बाद कार्तिक और बाकी दोनों दोस्त यूनिवर्सिटी के गेट पर अलग अलग चले गए। इसके बाद कार्तिक चुपचाप बार के गेट पर वापस आ गया और साक्षी का इंतजार करने लगा। करीब 10 मिनट बाद बार के सामने एक टैक्सी आकर रुकी, लेकिन टैक्सी से जो उतरा वह साक्षी नहीं बल्कि माया फिलिप्स थी। माया, जिससे कार्तिक की पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। आज माया ने एक छोटी ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस उसके सेक्सी फिगर को और भी आकर्षक बना रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्का मेकअप था। उसकी आंखें चमकदार और होठों पर गुलाबी लिपस्टिक थी। उसकी पतली और गोरी टांगें उसकी ड्रेस के साथ और निखर रही थीं। माया ने टैक्सी से बाहर निकलकर बार के गेट की तरफ देखा। जैसे ही उसने कार्तिक को देखा, उसकी आंखों में गुस्सा झलक गया। वह एड़ियां पटकते हुए सीधी कार्तिक की तरफ बढ़ी। क्या तुम्हारी बहन मुझसे मिलना नहीं चाहती थी? फिर तुम यहां क्यों खड़े हो? कार्तिक ने शांत स्वर में पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे लंगड़े डिलीवरी बॉय से मिलने आई हूं? माया ने तीखे स्वर में जवाब दिया। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरी बहन काम में फंसी हुई है, इसीलिए वह खुद नहीं आ सकी। उसने मुझे तुम्हें तुम्हारा भत्ता देने के लिए भेजा है। भत्ता? कार्तिक ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्या तुमने मेरी बहन से $20,000 महीना मांगने की बात नहीं की थी? यहां $1,20,000 है, तुम्हारे आधे साल का भत्ता। माया ने कार्तिक की तरफ एक काले रंग का बैग बढ़ाया। कार्तिक ने बैग को देखा और पूरी बात समझी। न्यू सेंचुरी रेस्तरां में उसने मजाक में साक्षी से हर महीने $20,000 मांगने की बात की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि साक्षी इसे सीरियस ले लेगी। जब कार्तिक ने बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो माया ने जानबूझकर बैग को गिरा दिया। ठप! बैग जमीन पर गिर गया। कार्तिक थोड़ी देर के लिए हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप झुककर बैग उठाने लगा। माया ने यह सब देखा और उसका तिरस्कार और बढ़ गया। उसने कार्तिक पर गुस्से में कहा, तुम सच में मर्द हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बहन से पैसे मांगते हो? तुम्हारे जैसे हारे हुए इंसान में क्या कोई इज्जत बची है? साक्षी मेरी मंगेतर है। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अगर मैं उसके पैसे खर्च कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? कार्तिक ने शांत स्वर में जवाब दिया। फिर उसने बैग खोला और पैसे गिनने लगा। तुम? माया यह सुनकर और भी गुस्से में आ गई। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारे कॉलेज के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे जैसे लोग हारे हुए होते हैं। तुम जैसे आदमी में हिम्मत कैसे हो सकती है? माया ने गुस्से से कहा। मेरे जैसा आदमी? कार्तिक की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने माया की बात पर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ, तुम जैसे आदमी। तुम वाकई घिनौने हो, माया ने गुस्से में कहा।
कार्तिक ने माया की तरफ देखा और हल्का सा हंसते हुए कहा, हे। फिर अचानक उसने काले बैग को फाड़ दिया और उसमें भरे पैसे हवा में उछाल दिए। धप! हवा में उड़ते नोटों की चमक शानदार थी। माया घबराते हुए चिल्लाई, कार्तिक, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? कार्तिक ने शांति से जवाब दिया, पैसे उठाओ और मुझे दे दो। माया ने गुस्से से कहा, तुमने खुद ही पैसे फेंके हैं, अब मैं क्यों उठाऊं? क्या तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? कार्तिक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर नहीं उठाओगी तो वापस जाकर साक्षी से कह देना कि मुझे इस महीने का भत्ता नहीं मिला। और हां, अगर 3 दिनों में मुझे $20,000 नहीं मिले तो साक्षी को मेरे साथ कानूनी रूप से शादी करनी होगी। कार्तिक, तुम... माया कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही कार्तिक पलट कर वहां से चला गया। माया हक्का बक्का खड़ी रह गई। उसे समझ आ गया कि आज का उसका काम पूरा नहीं हुआ। अगर उसने पैसे वापस नहीं दिए तो उसे अपनी जेब से $1,20,000 लौटाने होंगे। हालांकि माया का परिवार अमीर था, लेकिन वह खुद एक स्टूडेंट थी। इतनी बड़ी रकम उसके लिए बड़ी समस्या बन सकती थी। तुम कमीने हो कार्तिक! माया ने गुस्से में बड़बड़ाया और झुककर जमीन पर पड़े नोट उठाने लगी। लेकिन बार के अंदर मौजूद लोग नोटों को देख चुके थे। वे सब बाहर आ गए और नोटों को लूटने लगे। माया चिल्लाई, इन्हें मत छुओ, ये मेरे पैसे हैं, तुम सब डाकू हो। पर वहां मौजूद लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और पैसे के लिए लड़ाई शुरू कर दी। यहां तक कि अंजलि, मे और रश्मि भी इस भीड़ में शामिल हो गईं। माया, जो कुछ देर पहले घमंड से भरी हुई थी, अब पागलों की तरह जमीन से नोट बटोरने की कोशिश कर रही थी। वह बेहद दयनीय दिख रही थी। थोड़ी दूर खड़े कार्तिक ने यह सारा तमाशा देखा। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। उसने पास आती टैक्सी को रोका और घर लौटने के लिए निकल गया। रात के 9 बजे कार्तिक अपने किराए के अपार्टमेंट में लौट आया। हालांकि माया के साथ हुई बहस और उसके घमंड भरे व्यवहार ने कार्तिक के मूड को खराब कर दिया था। अपार्टमेंट के गलियारे में चलते हुए उसने देखा कि माया का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर झांकने पर उसने देखा कि माया अपने कमरे में एक लड़के के साथ बैठी हुई है। वह काफी खुश लग रही थी। माया के कमरे में जो लड़का था वह करीब 20 साल का लग रहा था। देखने में साधारण सा, लेकिन उसके कपड़े और घड़ी देखकर लगता था कि वह किसी अमीर परिवार से है। उसने वर्साचे की शर्ट, अरमानी की पैंट और रोलेक्स की घड़ी पहन रखी थी। उसका पूरा लुक एक प्लेबॉय जैसा था। इस दौरान कार्तिक ने खुद को देखा। वह अब भी अपने पुराने सादे कपड़ों में था। चूंकि कार्तिक काफी समय से वही पुराने कपड़े पहने हुए था, इसलिए वे थोड़े फीके और घिसे पिटे लग रहे थे। माया के कमरे में मौजूद आदमी के सामने वह सच में किसी गरीब किसान के बच्चे जैसा लग रहा था। कोई भी देख सकता था कि असली सीईएम कौन है। कार्तिक थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने अपना फोन निकालकर उस आदमी की तस्वीर खींचने का मन बनाया। फिर वह काइल हेस से संपर्क करके हैकर की पहचान की पुष्टि करवाएगा और अपना अकाउंट वापस हासिल करेगा। लेकिन जैसे ही कार्तिक फोन निकालने वाला था, माया ने अचानक गलियारे की ओर देखा। कार्तिक को लगा कि माया को पता चल गया तो उसकी योजना बिगड़ सकती है। उसने जल्दी से अपना फोन वापस जेब में डाल लिया। कार्तिक, तुम कब वापस आए? माया ने उसे देखते ही पूछा। मैं बस अभी लौटा हूं, कार्तिक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। माया के कमरे में मौजूद आदमी ने कार्तिक को देखा और कुछ पल के लिए चौंक गया। फिर वह खड़ा हुआ और माया से पूछा, माया, क्या यह तुम्हारा दोस्त है? माया ने हंसते हुए कहा, हाँ, यही कार्तिक है। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। ये मेरा अच्छा दोस्त और हाउसमेट है। इसके बाद माया पास आकर कार्तिक के कान में फुसफुसाई, कार्तिक, ये वही सीईएम है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। हम अभी अभी डिनर करके लौटे हैं। उसी ने मुझे घर छोड़ा। यह सुनकर कार्तिक का चेहरा उतर गया।
अब उसे यकीन हो गया था कि यही आदमी वह है जिसने उसका अकाउंट हैक किया है। वह आदमी शायद यह नहीं जानता था कि कार्तिक असली सीईएम है। उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हेलो। लेकिन कार्तिक ने उसकी तरफ देखा और हाथ मिलाने के बजाय माया की ओर मुड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कुछ काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। इतना कहकर वह बिना किसी रुके अपने कमरे की तरफ चला गया। स्वाभाविक था कि कार्तिक को उस आदमी से नफरत हो गई थी जिसने उसका अकाउंट हैक किया और उसे महिलाओं को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कार्तिक ने मन ही मन योजना बनाई कि जब वह आदमी चला जाएगा तब वह माया से उसके बारे में पूछेगा। फिर वह काइल हेस से उस आदमी की पहचान और जानकारी हासिल करेगा। भारत में काइल का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उस व्यक्ति को ढूंढना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। जहां तक माया के साथ धोखा होने की बात थी, अब कार्तिक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार उसने पहले भी माया को इस बारे में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन माया ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। अब वह अपनी बात दोहराने का इच्छुक नहीं था। उस आदमी, जिसका नाम हेक्टर था, ने देखा कि कार्तिक ने उससे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए असंतोष झलक गया। माया भी थोड़ी असहज दिख रही थी। उसने बात संभालते हुए कहा, हेक्टर, मुझे बहुत खेद है, वह कार्तिक है, उस पर ध्यान मत दो। हेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, क्या कार्तिक तुम्हें पसंद करता है? यह सुनकर माया हैरान रह गई। उसने कहा, कार्तिक मुझे पसंद करता है, यह तुम क्यों कह रहे हो? हेक्टर ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि उसने तुम्हें मुझे घर लाते हुए देखा और फिर मेरे प्रति इतना ठंडा व्यवहार किया। क्या वह तुमसे जलता है? हेक्टर ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम क्या कहना चाह रही थी? माया थोड़ा असहज होकर बोली, कुछ भी नहीं, और धीरे से दरवाजा बंद करने लगी। दोनों ने कार्तिक की हरकत को ज्यादा तूल नहीं दिया। वे दरवाजा बंद होने के बाद भी हंसते हुए बात करते रहे। इस दौरान माया का कार्तिक के बारे में अच्छा नजरिया अब बिगड़ चुका था, लेकिन हेक्टर के प्रति उसकी राय में सुधार हुआ। उसे अब लगने लगा कि हेक्टर सिर्फ अमीर और हैंडसम ही नहीं, बल्कि बेहद सभ्य और विनम्र भी है। माया को यह भी महसूस हुआ कि वह कार्तिक से कई मामलों में बेहतर है। उधर कार्तिक अपने कमरे में गया और फोन निकालकर ट्विच की कस्टमर सर्विस से संपर्क करने लगा ताकि अपना अकाउंट वापस हासिल कर सके। काफी बातचीत के बाद कस्टमर सर्विस कर्मचारी ने फोन काट दिया। असल में कार्तिक ने जब अपना अकाउंट बनाया था तब उसने उसे अपने ईमेल या फोन से लिंक नहीं किया था। अब हेक्टर पहले ही सीईएम अकाउंट को अपने फोन से जोड़ चुका था, इसलिए कार्तिक के पास अपना अकाउंट वापस पाने का कोई तरीका नहीं बचा था। कस्टमर सर्विस वालों को लगा कि कार्तिक बेवजह परेशान कर रहा है, इसलिए उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया। थक हारकर कार्तिक ने फैसला किया कि वह फिलहाल इस मुद्दे को छोड़ देगा। वह हेक्टर के चले जाने के बाद माया से बात करेगा और फिर काइल से मदद मांगेगा। कुछ देर बाद आधे घंटे तक इंतजार करते करते कार्तिक बिस्तर पर लेट गया। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी थी। धम! अचानक गलियारे से जोरदार आवाज आई, आह! इसके तुरंत बाद माया की तेज चीख सुनाई दी। माया की चीख सुनते ही कार्तिक घबराकर सीधे बैठ गया। यही हुआ, माया को कुछ हो गया है। ये सोचते हुए उसने जल्दी से अपनी पैंट पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। जब एक लड़की और एक लड़का एक ही कमरे में हों, तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। कार्तिक ने अनुमान लगाया कि हेक्टर अपनी वासना पर काबू नहीं रख सका होगा और माया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होगा। माया ने उसे अस्वीकार कर दिया होगा, इसलिए उसने जबरदस्ती का रास्ता अपनाया। माया की चीख सुनकर कार्तिक तुरंत दालान में भागा। माया के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कार्तिक ने अंदर जाने से पहले
कुछ पल झिझकते हुए कमरे के भीतर झांका। जो दृश्य उसने देखा उससे वह पूरी तरह चौंक गया। हेक्टर के अलावा कमरे में 5 हट्टे कट्टे आदमी और खड़े थे। कार्तिक अवाक रह गया। क्या यह हो सकता है कि हेक्टर ने माया पर हमला करवाने के लिए इन आदमियों को बुलाया हो? माया डर के मारे कांप रही थी। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम सबको अंदर आने दिया किसने? और तुम लोग चाहते क्या हो? उनमें से एक बलशाली आदमी जो सबसे आगे था माया की ओर घूरते हुए बोला, तुम माया हो सही? माया घबराकर बोली, हां, मैं माया हूं, लेकिन तुम लोग कौन हो? वह आदमी घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा है, सही जगह आए हैं। उसके बोलते ही वह धीरे धीरे माया की तरफ बढ़ने लगा। माया डर कर 2 कदम पीछे हट गई और झट से हेक्टर के पीछे छिप गई। हेक्टर भी डर के मारे कांप रहा था, लेकिन माया के सामने खुद को एक बहादुर इंसान साबित करना चाहता था। वह माया के आगे खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, तुम लोग कौन हो? बिना इजाजत किसी के घर में घुसना गैरकानूनी है। जल्दी से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। उस आदमी ने हेक्टर की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और बोला, मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। इसके बाद उसने झट से हेक्टर को जोरदार थप्पड़ मारा। थप! हेक्टर थप्पड़ की ताकत से दूर जा गिरा। उसकी नाक से खून बहने लगा। दरवाजे पर खड़े कार्तिक ने यह सब देखा। हालांकि उसे हेक्टर पर जरा भी दया नहीं आई। इसके उलट उसने राहत की सांस ली। कार्तिक सोचने लगा, हेक्टर जैसा आदमी इस लायक ही है। ये लोग भले ही सही नहीं हो, पर हेक्टर भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। माया दौड़कर हेक्टर के पास गई और रोते हुए बोली, हेक्टर, तुम ठीक हो? हेक्टर ने धीरे से खून पोंछते हुए कहा, मैं ठीक हूं माया। फिर उसने कांपते हुए खड़े होने की कोशिश की और गुस्से में उन आदमियों की ओर देखा। हेक्टर चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझे मारा? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं तुम्हें इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। वह मोटा आदमी व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोला, तुम कौन हो? चलो बताओ। हेक्टर ने घमंड से कहा, मैं CIM हूं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अब तुम सब बच नहीं पाओगे। उस आदमी ने हेक्टर की बात सुनकर एक पल के लिए चुपचाप उसे देखा, फिर एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ने लगा। हेक्टर ने मदद के लिए फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला और चिल्लाने लगा। उसकी बात सुनकर वह मोटा आदमी रुक गया। उसने अपनी टीम की तरफ मुड़कर पूछा, तुम में से किसी ने CEM के बारे में सुना है? नहीं, कभी नहीं, सबने एक सुर में जवाब दिया और सिर हिला दिया। हेक्टर ने यह देखा तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा था कि CEM का नाम सुनकर ये लोग डर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में हेक्टर खुद CEM नहीं था। उसने बस इन लोगों को डराने के लिए झूठ बोला था। इसी बीच उनमें से एक आदमी के दिमाग में अचानक कुछ क्लिक हुआ। वह केंजो मोटे आदमी के पास गया और धीरे से फुसफुसाया, भाई, मुझे याद आया, ट्विच पर एक अमीर लड़का था जो मिस्टर नोल्स को अक्सर चुनौती देता था। उसका यूजर नेम CEM था। केंजो ने यह सुना तो वह जोर से हंस पड़ा। फिर उसने हेक्टर की ओर मुड़कर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ओह, तो तुम CEM हो, वही जो मिस्टर नोल्स के खिलाफ जाते थे? यह सुनकर माया चौंक गई। वह सोचने लगी, क्या यह लोग इंडिया के नोल्स से जुड़े हुए हैं? हेक्टर, जो अब भी अपनी झूठी कहानी को खींच रहा था, घमंड से बोला, हां, मैं इसी EM हूं। और अब क्या, डर गए? बेहतर होगा कि तुम सब अभी यहां से चले जाओ, वरना। केंजो ने उसकी बात बीच में काटते हुए व्यंग्य किया, वरना क्या? चलो सुनते हैं। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, कुछ दिन पहले मिस्टर नोल्स ने हमें तुम्हारी पहचान जांचने और तुम्हें सबक सिखाने का हुक्म दिया था। मुझे नहीं पता था कि तुम खुद हमारे सामने आ जाओगे। अब तुम्हारा काम तमाम होगा। हेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया।
उसे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि सीईएम का नाम सुनकर ये लोग डर जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। उसने घबराकर सोचा, अगर मुझे पता होता कि सीईएम और इन लोगों के बीच दुश्मनी है तो मैं कभी ऐसा दावा नहीं करता। अब मेरी सच्चाई खुल चुकी है, इनसे बचना मुश्किल है। दालान में खड़ा कार्तिक यह सब देख रहा था। वह हेक्टर की हालत देखकर हंसते हुए सोचने लगा, यह बंदा पागल है, खुद अपने दुश्मनों को बता रहा है कि वह सीएम है। यह तो अपनी मौत को न्योता दे रहा है। केंजो ने गुस्से में अपने आदमियों को आदेश दिया, मारो इसे, धम। 4 हट्टे कट्टे आदमियों ने हेक्टर को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। माया ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह कमजोर थी। उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। धप धप धप। एक के बाद एक उन्होंने हेक्टर के चेहरे पर लात मारी। हेक्टर के चेहरे पर दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह न सिर्फ माया को हासिल करने में नाकाम रहेगा, बल्कि सीएम का नाम लेकर खुद को बुरी तरह पिटवाएगा। बस करो, क्या तुम सब मेरे लिए यहां नहीं आए हो? मेरे दोस्त को मत मारो। माया खड़ी हुई और चिल्लाते हुए उन आदमियों को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन चारों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे हेक्टर को लगातार लात घूंसे मारते रहे। हेक्टर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह केंजो को बताना चाहता था कि वह सीआईएम नहीं है और वही अकाउंट हैक करने वाला है, लेकिन केंजो के आदमियों ने उसे यह कहने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने हेक्टर के चेहरे और शरीर पर इतनी मार मारी कि वह खून थूकने लगा। उसका चेहरा बुरी तरह सूज चुका था और वह बोलने लायक भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ कार्तिक लिविंग रूम में सोफे के पास खड़ा यह सब देख रहा था, लेकिन उसने हेक्टर की मदद करने की कोशिश भी नहीं की। माया ने दालान में खड़े कार्तिक को देखा। उसने गुस्से से चिल्लाया, कार्तिक, तुम वहां क्या कर रहे हो? जल्दी आओ और मदद करो। कार्तिक ने माया की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मदद करो? माया को और गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, कार्तिक, हम दोस्त हैं, है ना? प्लीज जल्दी करो और हेक्टर की मदद करो। इस वक्त सिर्फ कार्तिक ही था जो कुछ कर सकता था। माया ने अपनी सारी उम्मीदें उसी पर टिका दी। कार्तिक ने कंधे उचकाकर कहा, मैं क्या कर सकता हूं? वो चारों हट्टे कट्टे हैं और मैं अकेला। मैं उन सबको नहीं हरा सकता। माया ने यह सुना तो वह निराश हो गई। असल में कार्तिक के लिए हेक्टर कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने उसका अकाउंट हैक किया था। कार्तिक ने सोचा कि यह सही मौका है कि केंजो और उसके आदमियों को हेक्टर को सबक सिखाने दिया जाए। कार्तिक माया की मदद करने के लिए वहां आया था। चूंकि माया को अभी कोई खतरा नहीं था, वह उसे बचाने की जल्दी में नहीं था। असल में कार्तिक ने पहले ही काइल हेस को फोन कर दिया था। उसे पता था कि काइल के आदमी बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। अगर माया को सच में खतरा होता तो वह उन्हें बुला लेता, लेकिन फिलहाल मुसीबत सिर्फ हेक्टर पर थी और कार्तिक उसे बचाने का इरादा नहीं रखता था। माया गुस्से में बोली, कार्तिक, तुम। उसने उसे घृणा भरी नजर से देखा। माया को विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक इस तरह का हो सकता है। वह चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम यहां मदद करने नहीं आए हो तो यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम सिर्फ तमाशा देखने आए हो? कार्तिक ने सिर हिलाते हुए हल्के से कहा, हां, क्या वो खुद को सीईएम नहीं कहता? क्या वो बहुत प्रभावशाली नहीं है? मुझे नहीं लगता कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। कार्तिक माया को उसकी बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। अगर हेक्टर सच में C.IM होता तो वह खुद ही इस परेशानी से निकल सकता था, लेकिन इस हालत में होने के बावजूद उसने किसी से मदद नहीं मांगी। इसका मतलब साफ था, हेक्टर C.IM नहीं था। माया को कार्तिक की बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि कार्तिक सिर्फ जलन के कारण यह सब कर रहा है।
कार्तिक, तुम वाकई बहुत घटिया इंसान हो। हेक्टर को इतनी बुरी तरह पीटा जा चुका है और तुम यहाँ खड़े खड़े ताने मार रहे हो। मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम इतने नीचे गिर सकते हो, माया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। माया फिर भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, कार्तिक, मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रहे हो। जब तुम मुझे हेक्टर के साथ देखते हो तो जलन होती है ना? क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। लेकिन एक बात साफ सुन लो, चाहे दुनिया के सारे मर्द मर जाएं, मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूंगी। तुम एक बेकार इंसान हो, एकदम वेस्ट। माया के ये शब्द किसी तेज चाकू की तरह कार्तिक के दिल में चुभे। उसकी आंखों में गुस्से की झलक आई, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोला। बस, अब बहुत हुआ। अचानक केंजो ने जोर से चिल्लाया। जैसे ही केंजो के आदमियों ने उसे सुना, उन्होंने हेक्टर को पीटना बंद कर दिया। माया तुरंत हेक्टर के पास भागी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह घबराई हुई बोली, हेक्टर, तुम ठीक हो? कुछ बोलो। कार्तिक चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। जब उसने देखा कि माया हेक्टर को लेकर इतनी परेशान है, तो उसके दिल में अजीब सा एहसास हुआ। हेक्टर ने खून से लथपथ चेहरा उठाते हुए मुश्किल से कहा, माया, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। माया ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया है और तुम ठीक हो? अब चुपचाप रहो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रही हूं। वह उसे सहारा देकर उठाने लगी और बाहर की तरफ बढ़ी। रुको! केंजो की ठंडी और भारी आवाज ने उसे रोक दिया। माया पलटी और गुस्से में बोली, तुमने उसे इतनी बुरी तरह पीटा है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? केंजो ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माया ने गहरी सांस ली। उसने दांत भींचते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? हम इंडिया के मिस्टर नोल्स के आदमी हैं, केंजो ने सीधे कहा। हम यहां इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें एक मैसेज दिया जा सके। मिस्टर नोल्स चाहते हैं कि तुम 3 दिनों के अंदर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम फिर आएंगे और अगली बार चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। समझ में आया? माया ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव झलक रहे थे। केंजो ने फिर पूछा, क्या तुमने मेरी बात सुनी? माया ने तुरंत जवाब दिया, हां, मैंने सुन लिया, मैं समझ गई। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि वह हेक्टर को जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाए। वह केंजो से और बात करने के मूड में नहीं थी। केंजो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चूंकि तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया, अब मेरा काम पूरा हो गया है। उसने हेक्टर की तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, सुनो बच्चे, मुझे भविष्य में अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर तुम दोबारा मिले तो मैं तुम्हें और बुरी तरह पीटूंगा, समझे? हेक्टर ने दांत भींचकर गुस्से से उसे घूरा, लेकिन उसका मन अंदर से टूट चुका था। उसने शुरू में कार्तिक के अकाउंट को हैक किया था, क्योंकि वो इस अकाउंट का इस्तेमाल ट्विच पर महिला स्ट्रीमर्स को धोखा देने और उन्हें अपने साथ सोने के लिए मजबूर करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा झंझट खड़ा कर देगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमने सुना नहीं है ना? केंजो गुस्से से चिल्लाया, क्योंकि सामने वाला कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने सुना। हेक्टर इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने फौरन सिर हिलाया। जब केंजो ने हेक्टर की हालत देखी तो उसने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। फिर वो अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद केंजो और उसके लोग चले गए। हेक्टर, चलो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूं। आज जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, माया ने अपराध बोध से कहा। माया, मैं ठीक हूं, ये बस हल्की चोटें हैं, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, हेक्टर ने धीरे से जवाब दिया।
वो एक पल के लिए झिझका और फिर मन ही मन सोचा, आखिरकार मैंने अभी तक माया के साथ कुछ नहीं किया। अब अस्पताल कैसे जा सकता हूं? नहीं, तुम्हें बहुत मारा गया है, तुम्हें अस्पताल जाना ही होगा। माया ने उसकी बात अनसुनी करते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर खींचने लगी। तभी कार्तिक ने अचानक माया को रोकते हुए कहा, वो अकेले अस्पताल जा सकता है, तुम्हें उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। माया ने चौंक कर कार्तिक की ओर देखा और फिर गुस्से में उस पर चिल्लाई, कार्तिक, तुम मेरे लिए कौन हो? अगर मैं उसके साथ अस्पताल जाऊं तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? कार्तिक ने माया को रोकने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि अगर माया के साथ कुछ हो जाता तो वो काइल हेस के लोगों को तुरंत बुलाकर मदद कर सकता था। लेकिन अगर माया और हेक्टर दोनों अस्पताल चले जाते और रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती तो कार्तिक को इसका पता नहीं चलता। माया को कार्तिक की इन बातों की कोई जानकारी नहीं थी। उसने तो सिर्फ यही देखा था कि जब केंजो हेक्टर को पीट रहा था तब कार्तिक खामोश खड़ा था। यही बात माया को गुस्सा दिला रही थी। कार्तिक, हट जाओ मेरे रास्ते से, माया ने सख्त लहजे में कहा। माया, मुझे लगता है कि कार्तिक सही कह रहा है, मैं अकेले अस्पताल जा सकता हूं, तुम घर पर रहो, हेक्टर ने धीमी आवाज में माया से कहा। हेक्टर की यह बात सुनकर माया के चेहरे पर एक अलग चमक आ गई। उसने उसकी ओर बड़ी कृतज्ञता से देखा। माया को लगा कि हेक्टर उसे परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए उसने उसे घर पर रुकने के लिए कहा। लेकिन कार्तिक उलझन में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि हेक्टर ने माया को उसके साथ अस्पताल न जाने की बात क्यों कही। नहीं, अभी अभी मेरी वजह से तुम्हें मारा गया है, मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाना ही होगा, माया ने जिद करते हुए कहा। हेक्टर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब उसने देखा कि हेक्टर ने उसे मना नहीं किया, तो माया ने उसकी मदद करते हुए उसे अपार्टमेंट से बाहर ले जाना शुरू कर दिया। तुम उसके साथ अस्पताल नहीं जा सकती। कार्तिक ने एक बार फिर माया को रोकने की कोशिश की। कार्तिक, मेरे रास्ते से हटो, तुम्हें मेरी इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब हेक्टर को पीटा जा रहा था तब तुमने उसकी मदद नहीं की। चलो, कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे उसे अस्पताल ले जाने से रोक रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? माया झुंझलाकर चिल्लाई। फिर उसने कार्तिक को साइड में धकेला और हेक्टर को अपार्टमेंट से बाहर ले जाने में मदद करने लगी। कार्तिक ने माया और हेक्टर को जाते हुए देखा, लेकिन उसने उनका पीछा नहीं किया। उसने बस गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। असल में कार्तिक माया को पहले ही समझाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन जब माया ने उसकी बात नहीं मानी तो अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ देर बाद माया और हेक्टर लिफ्ट में चले गए। कार्तिक अकेला अपने कमरे में लौट आया, लेकिन तभी उसका फोन अचानक बज उठा। उसने जल्दी से फोन देखा। काइल का कॉल था। कार्तिक ने ध्यान दिया कि हेक्टर के पिटाई के दौरान वो काइल और उसके आदमियों को लगभग भूल ही गया था, जो नीचे इंतजार कर रहे थे। हेलो, कार्तिक ने कॉल उठाई। मिस्टर कार्तिक, क्या हमें अब ऊपर आना चाहिए? वहां सब ठीक है? काइल ने पूछा। काइल, अब यहां आने की जरूरत नहीं है, मामला खत्म हो चुका है, कार्तिक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ठीक है मिस्टर कार्तिक, काइल ने सम्मानपूर्वक कहा। काइल ने 2 घंटे तक नीचे इंतजार किया था और अब उसे पता चला कि उसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर कोई और होता तो शायद काइल उसे सबक सिखाने ऊपर आ जाता, लेकिन कार्तिक के मामले में न सिर्फ काइल ने गुस्सा होने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसने पूरी विनम्रता से बात की। वैसे काइल, मुझे 2 और लोगों की जांच में तुम्हारी मदद चाहिए, कार्तिक ने कहा। कौन है वे लोग? काइल ने तुरंत पूछा। एक तो ट्विच का है, जिसका यूजर नेम है नोल्स ऑफ इंडिया, और दूसरा हेक्टर फ्लिन, कार्तिक ने धीरे से कहा। काइल ने कुछ झिझक के साथ कहा। कोई प्रॉब्लम है क्या? कार्तिक ने शांत स्वर में पूछा।
मिस्टर कार्तिक, नोल्स ऑफ इंडिया की जांच करना आसान है। मैं उसके लोगों को ढूंढ सकता हूं, लेकिन हेक्टर फ्लिन की जांच थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ऐसे नाम वाले कई लोग हैं। काइल ने समझाया। यह हेक्टर फ्लिन इंडिया से है और मैंने उसे पहले भी देखा है। कार्तिक ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर ऐसा है तो काम आसान हो जाएगा। मैं अपने आदमियों से इंडिया में सभी हेक्टर फ्लिन की तस्वीरें इकट्ठा करने को कहूंगा। आप तस्वीरें देखकर सही व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, काइल ने सुझाव दिया। ठीक है, कार्तिक ने हामी भरते हुए कॉल बंद कर दी। उधर माया ने हेक्टर को अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकाला और टैक्सी बुक करने की कोशिश करने लगी। हेक्टर, धीरज रखो, मेरा घर अस्पताल के पास ही है, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे, माया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। माया, मैं ठीक हूं, ये सब मामूली चोटें हैं, हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, हेक्टर ने मजबूरी में माया से कहा। असल में वह अस्पताल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं थे। उसने अपना सारा पैसा माया को अच्छे खाने पर खर्च कर दिया था। ऊपर से अमीर लड़के जैसा दिखने के लिए उसने एक दुकान से ब्रांडेड कपड़े किराए पर लिए थे। इन कपड़ों का किराया बहुत ज्यादा था। अगर वह इन्हें आज आधी रात से पहले वापस नहीं करता तो उसे भारी लेट फीस भरनी पड़ती। अब जब डॉक्टर को दिखाने के पैसे ही नहीं थे तो लेट फीस भरने की तो बात ही अलग थी। नहीं, तुम्हें खून बह रहा है, मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाना ही होगा, माया ने जिद से जवाब दिया। माया, सच में मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बाद में कुछ काम निपटाने हैं। तुम वापस क्यों नहीं जाती? जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं खुद डॉक्टर को दिखा दूंगा। ठीक है, हेक्टर ने शांति से समझाने की कोशिश की। तुम्हें और भी काम है, अस्पताल जाकर डॉक्टर को दिखाने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? माया कुछ देर चुप रही और फिर पूछा, मुझे इंडिया के उस नोल्स को ढूंढना है जिसने तुम्हें परेशान किया। उसने तुम्हें धमकाने और मुझे पिटवाने की हिम्मत कैसे की? मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे आज ही उसे सबक सिखाना होगा, हेक्टर ने घबराहट में बहाना बनाया। उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, माया, आज मैं यहां हूं, यह मेरी खुशकिस्मती है। अगर मैं नहीं होता तो कौन जानता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया होता। मैं तुम्हें इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकता, मुझे आज ही उसका पता लगाना होगा। हेक्टर की बातें सुनकर माया का दिल पिघल गया। वह सोचने लगी कि चोटिल होने के बावजूद हेक्टर अभी भी उसके लिए खड़ा हो रहा है। माया ने भावुक होकर अपना चेहरा ढक लिया। वह इतनी प्रभावित हुई कि उसने सोचा, क्या मैं अभी उसे गले लगा लूं? हेक्टर, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? माया की आंखें नम हो गईं और उसने धीरे से पूछा, मैंने पहले ही कहा था माया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मुझे लगेगा कि आज जो कुछ हुआ वो सब इसके लायक है। हेक्टर ने प्यार भरी नजरों से माया को देखा। हेक्टर, तुम... माया अचानक उसकी बातों से स्तब्ध रह गई। माया, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हेक्टर ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने दिल की बात कह दी। हेक्टर ने पहले भी इस बात का इशारा डिनर के दौरान किया था। वह जानता था कि माया को अपने करीब लाने के लिए उसने कार्तिक का अकाउंट हैक करने में कितना प्रयास किया है। दूसरी ओर माया को लग रहा था कि वह हेक्टर से अभी अभी मिली है, इसलिए अगर वह तुरंत उसके साथ रहने को राजी हो जाए तो वह बहुत जल्दबाजी होगी। इसके अलावा माया को लग रहा था कि वह हेक्टर को ठीक से जानती भी नहीं, इसलिए उसने सुझाव दिया कि पहले वे एक दूसरे को थोड़ा और समझ लें। हालांकि आज रात की घटना के बाद माया काफी दुखी हो गई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। माया, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? भले ही हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, पर मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार करूंगा। हेक्टर ने माया की झिझक देखकर
फिर से बात आगे बढ़ाई। क्या क्या मैं इसके बारे में सोच सकती हूं? माया ने शर्माते हुए पूछा। सोचने की क्या जरूरत है? क्या तुम मेरी ईमानदारी महसूस नहीं कर पा रही हो? हेक्टर ने थोड़ा उत्साह में आकर कहा। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे सच में सोचना है। आखिर हम एक दूसरे को एक दिन से भी कम समय से जानते हैं। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दोगे? माया ने थोड़ा घबराते हुए कहा। ठीक है माया, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, हेक्टर ने हल्की उम्मीद के साथ जवाब दिया। वह जानता था कि माया ने ऐसा कहकर अपने दिल में एक तरह से वादा कर लिया है। लड़कियां अक्सर संकोची होती हैं, इसलिए हेक्टर ने माया पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। वैसे भी उसे अभी अपने कपड़ों का किराया वापस करने का काम निपटाना था। उसके पास सिर्फ 1 घंटे से भी कम का समय बचा था। ठीक है, माया ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। हेक्टर ने जल्दी से टैक्सी बुलाई और बैठ गया। हेक्टर, तुम कर क्या रहे हो? माया ने हैरानी से पूछा। वह तो उसे अस्पताल भेजने की योजना बना रही थी, लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाती, टैक्सी चल पड़ी। टैक्सी के दूर होते ही माया ने महसूस किया कि उसका दिल किसी अजीब से एहसास से भर गया है। हालांकि माया को दुख था कि केंजो ने आज हेक्टर को पीटा, लेकिन एक ही रात में उसने 2 लोगों का असली चेहरा देख लिया था। पहला कार्तिक और दूसरा हेक्टर। जब माया और हेक्टर डेट पर थे, तब माया ने हेक्टर के साथ रहने के प्रस्ताव को मुख्य रूप से कार्तिक के कारण ठुकरा दिया था। लेकिन आज रात के बाद माया को लगा कि वह कार्तिक का असली रूप देख चुकी है। कार्तिक की हरकतों ने उसे बहुत निराश किया, वहीं हेक्टर के कामों ने उसे छुआ। पहले माया कार्तिक की राय लेना चाहती थी कि उसे हेक्टर के साथ रहना चाहिए या नहीं। आखिरकार कार्तिक इंडिया में उसका इकलौता दोस्त था और उसके प्रति माया की धारणा बहुत अच्छी थी। लेकिन आज रात के बाद कार्तिक की छवि पूरी तरह टूट चुकी थी। 5 मिनट बाद माया अकेली अपार्टमेंट लौट आई। दूसरी ओर टैक्सी में बैठा हेक्टर काफी अच्छे मूड में था। हालांकि आज उसे बेवजह पीटा गया था, लेकिन उसे लगा कि अगर माया उसके साथ रहने के लिए मान गई तो यह सब बेकार नहीं जाएगा। भाई साहब, क्या आपको अस्पताल ले चलूं? टैक्सी ड्राइवर ने हेक्टर के सिर से बहते खून को देखकर चिंतित होकर पूछा। नहीं, इतनी छोटी मोटी चोट के लिए अस्पताल क्यों जाना? मुझे हेनरी क्लोथिंग रेंटल पर ले चलो, हेक्टर ने चेहरे से खून पोंछते हुए ऊंची आवाज में कहा। उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा है, लेकिन वह अस्पताल जाने से इनकार कर रहा है। ये लड़का भी ना। टैक्सी ड्राइवर ने असहायता से एक आह भरी और फिर उस जगह चला गया जिसका जिक्र हेक्टर ने किया था। हेक्टर, जो पिछली सीट पर बैठा था, ने अपना फोन निकाला। उसने इंडिया यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फोरम खोला और एक पोस्ट लिखी। आज रात एक महिला स्ट्रीमर के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं उसे अपने बिस्तर पर लाने से बस एक कदम दूर हूं। जब सही समय आएगा तो इसे लाइव सबके लिए प्रसारित करूंगा। हेक्टर ने पोस्ट को एडिट किया और जल्दी से पब्लिश कर दिया। साथ ही उसने माया की जांघों की एक फोटो भी अटैच की, जो उसने आज रात के खाने के दौरान चुपके से खींची थी। रात के करीब 11 बज चुके थे, लेकिन हेक्टर की पोस्ट पब्लिश होते ही 1 मिनट के अंदर ही हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिलने लगे। हेक्टर ने एक शातिर मुस्कान के साथ स्क्रीन पर अपनी पोस्ट को देखा। अगली सुबह 9 बजे कार्तिक ने इंडिया यूनिवर्सिटी की क्लास में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर आया, सभी स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरे घृणा से भरे हुए थे। कार्तिक को समझने में देर नहीं लगी कि यह सब क्यों हो रहा है। कल रात डस्क क्लब में उसने कुछ लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए अमीर लड़के का नाटक किया था। यकीनन आयुष और अंजलि ने उसके बारे में अफवाहें फैलाई होंगी। इसी वजह से आज पूरी क्लास उसे अजीब तरह से देख रही थी। अरे,
ये तो कार्तिक है, इतनी देर से क्यों आए? तुम तो आमतौर पर जल्दी आते हो, है ना? रश्मि सुलीवान ने उसे क्लास में आते देख मजाक में कहा। क्या इससे तुम्हारे स्कूल आने का कोई ताल्लुक है? कार्तिक ने बेमन से जवाब दिया। हम सहपाठी हैं, बस तुम्हारी चिंता कर रही थी, रश्मि ने प्यार भरे अंदाज में कहा। मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। यह कहकर कार्तिक क्लास की आखिरी सीट की तरफ बढ़ गया। कार्तिक, कल रात जब हमने तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाया, उसके बाद से क्या तुम्हें वो आर्ट एकेडमी वाली खूबसूरत लड़की मिली? क्या रात को ठीक से नींद आई? मेयंग ने ताने भरे लहजे में पूछा। शायद कल की घटना की वजह से मे को लग रहा था कि अब वह कार्तिक को निशाना बना सकती है, इसीलिए उसने ऐसा कहने की हिम्मत की। क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? कार्तिक ने शांत लेकिन ठंडी नजरों से जवाब दिया। लेना देना तो नहीं, पर मैं जानना चाहती हूं कि अमीर बनने का ढोंग करने पर कैसा महसूस होता है। मे ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, कार्तिक ने बिना किसी भाव के जवाब दिया और पीछे की तरफ बढ़ गया। मत जाओ कार्तिक, सबको बताओ कि कल रात क्या हुआ था, अंजलि ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं भी जानना चाहती हूं, आखिर तुमने उस आर्ट एकेडमी वाली लड़की को ऐसा क्या कहा कि वह यकीन कर बैठी कि तुम अमीर हो? अंजलि ने बात को और खींचते हुए जोड़ा। कार्तिक को पता था कि वह अंजलि या बाकी लोगों के साथ कल रात की घटना पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन अब मे ने भी मजाक उड़ाने की हिम्मत की थी और ऊपर से कल रात हेक्टर के साथ हुई घटना भी उसके मन में खटक रही थी। इसीलिए कार्तिक अब चुप रहने के मूड में नहीं था। वह रुक गया और ठंडी नजरों से मे की तरफ देखने लगा। कार्तिक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम हमारे सामने आने से परेशान हो? क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? मेयंग कार्तिक की तीखी नजर से चौंक गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और धीमी आवाज में लड़खड़ाते हुए बोली, मेयंग, क्या तुम भूल गई हो कि वही तुम थी जिसने होटल में मेरे कपड़े उतार दिए थे और मुझसे सेक्स करने की भीख मांगी थी? कार्तिक ने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। टूटम! यह सुनते ही पूरी क्लास में सनसनी मच गई। यह वाक्य किसी टाइम बम की तरह फटा। जो छात्र अभी तक कार्तिक का मजाक उड़ा रहे थे, वे अचानक हैरान रह गए। यहां तक कि मेयंग ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक ऐसा कुछ कह देगा। वह हैरानी से कार्तिक को घूरने लगी, जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें कार्तिक और मे पर थीं। किसी के लिए भी यह मान पाना मुश्किल था कि यह सच हो सकता है। क्या वाकई मैंने होटल के कमरे में अपने कपड़े उतार दिए थे और कार्तिक से सेक्स करने की मांग की थी? छात्रों को यह सुनकर झटका लगा। मे जैसी खूबसूरत लड़की की बात तो दूर, क्लास की साधारण लड़की भी शायद ऐसा ना करती। इसके अलावा मे ने हमेशा कार्तिक से नफरत ही की थी, तो वह ऐसा क्यों करती? मे की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। अब उसे होटल के कमरे में कार्तिक के साथ सोने की कोशिश करने पर पछतावा हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक उसके इस राज को सबके सामने खोल देगा। सच तो यह था कि कार्तिक ने पहले कभी मे को बेइज्जत करने की सोची भी नहीं थी, भले ही वह उसे पसंद नहीं करता था। वह दोनों सहपाठी थे और उसे पता था कि ऐसी बातों का कितना बुरा असर हो सकता है। लेकिन आज कार्तिक का मूड खराब था और ऊपर से मे ने उसे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की थी, इसलिए उसने वह राज खोल दिया। कार्तिक, तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? क्लास की अगली पंक्ति से एक लंबा और मजबूत लड़का दौड़ता हुआ आया। यह हार्वे मैकएडम था। वह गुस्से में चिल्लाया। हार्वे स्पोर्ट्स क्लब का मेंबर था। उसकी कदकाठी मजबूत थी, लेकिन अक्ल से थोड़ा कमजोर था। सब जानते थे कि वह मे को पसंद करता था और उसे कई बार प्रपोज कर चुका था। हालांकि मे हमेशा उसे ठुकरा देती थी।
लेकिन उसे पूरी तरह छोड़ने के बजाय वह उसे अपने आसपास रखती थी, जैसे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन। जब भी हार्वे उसे छोड़ने का फैसला करता, मैं उसे कुछ कहकर रोक लेती और अपने लिए झुकने पर मजबूर कर देती। अब कार्तिक ने जो कुछ कहा वह हार्वे के लिए मैं का अपमान था। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? कार्तिक ने हार्वे की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम में से पूछ सकते हो, उससे पूछो कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। क्लास के सभी छात्र मैं की ओर देखने लगे। मैं अब तक असमंजस में थी। वह जो कुछ हुआ था उसे पचा नहीं पा रही थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं यंग, कुछ तो बोलो, जल्दी से कहो कि कार्तिक झूठ बोल रहा है। मैं उसे पीटने में तुम्हारी मदद करूंगा, हार्वे ने चिल्लाते हुए कहा। मैं 1 मिनट तक खामोश खड़ी रही। फिर बिना कुछ कहे वह फूट फूट कर रोने लगी।